नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज सर्वदलीय बैठक, संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार। सरकार ने की सहयोग की अपील। कांग्रेस तीनों आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे पर कायम। जीएसटी बिल पर सरकार और कांग्रेस आमने सामने। वित्त मंत्री का बाधा डालने का आरोप। कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। बाढ़ और भारी बारिश से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान में 80 लाख से ज्यादा पीड़ित। केंद्र ने दिया मदद का भरोसा। तेईस और 24 अगस्त को दिल्ली में मिल सकते हैं भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पाकिस्तान ने की प्रस्ताव मिलने की पुष्टि। सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन जारी। श्रीलंका दौरे के लिए आज रवाना हो रही है टीम इंडिया। 3 टेस्ट की सीरीज। 12 अगस्त को गाले में पहला टेस्ट। महिला रिकर्व टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक दोपहर 12 बजे संसद परिसर में होगी। बैठक से पहले संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष से गतिरोध खत्म करके चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की। उधर कांग्रेस ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में तीनों आरोपी मंत्रियों पर कार्रवाई पर बात होनी चाहिए। मॉनसून सत्र में बना गतिरोध तोड़ने के लिए आज होने वाली सर्वदलीय बैठक अहम मानी जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस से सुचारू रूप से कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने किसी भी मंत्री के इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया। I hope the meeting will be fruitful and we'll be able to resolve the issues and then move forward. As far as the government is concerned, we have not done anything wrong, nothing illegal, nothing immoral has been done by any of my ministers. Secondly, we are willing to discuss any issue at any length, and the government is ready to walk an extra mile to accommodate the view of the opposition. सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति पर विचार होगा। कांग्रेस ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में आरोपी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई पर बात होनी चाहिए। दूसरे विपक्षी दल भी इस मसले पर सरकार को घेर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से लोकसभा नहीं चलने की जिम्मेदारी सारी सरकार की है और बहुत ही साफ मामला हम लोगों ने पहले दिन से स्पष्ट किया हुआ है कि सुषमा स्वराज जी, वसुंधरा राजे जी और व्यापम में जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका त्यागपत्र हो जाए, उसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट हो। और यही भाजपा का भी पहले जब सरकार में भाजपा नहीं थी तो यही स्टैंड था। नाउ पार्लियामेंट इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट्स arrogant, adamant position. Opposition parties have made a simple, straightforward demand. The tainted ministers should quit. Once they quit, there can be a meaningful discussion in the house. सरकार वार्ता में इंटरेस्टेड नहीं है, प्रचार और प्रसार में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसा लग रहा दोषारोपण वो विपक्ष पे करना चाहते हैं और खुद सदन नहीं चलने देते क्योंकि वो दोषी हैं। उनसे इस्तीफे की मांग करी गई उनके तमाम लोगों से। दो मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से दोषी हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जो सरकार विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, हम इसको पूर्णतः नकारते हैं। पिछले गुरुवार को भी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में गतिरोध खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते नहीं चल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशाल दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, बैठक के बारे में क्या और अपडेट है आपके पास? और जिस तरह से कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक से पहले अपनी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है, माना जाए साफ तौर पर कांग्रेस अपनी शर्तें सामने रखेगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है और पिछले 2 दिनों से जो बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं उससे पार्टी का रुख साफ दिखाई देता है कि वो किसी भी सूरत में उनका जो स्टैंड है
यानी कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद संसद में बहस हो, उस स्टैंड से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आज सुबह 9:30 बजे जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होनी है, उसमें उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष सीधे तौर पर इसी लाइन को लेकर अपने जो पार्टी के सांसद हैं उनको कुछ और नसीहत देंगी, कुछ और पार्टी की जो रणनीति है उस पर कुछ और विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन जो स्टैंड है उससे पीछे हटने की सूरत में अभी इस वक्त कांग्रेस नहीं दिख रही है और इसी वजह से जो गतिरोध है उसका बरकरार रहना शायद वो बरकरार रहे, बावजूद इसके कि 12 बजे जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि कांग्रेस ने जो इनविटेशन है उसे स्वीकार कर लिया है, वो शामिल होगी ऑल पार्टी मीटिंग में, लेकिन सीधे तौर पर जो शर्त है उनकी, उस शर्त से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी भी इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है। सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। हालांकि एक कदम आगे और सरकार इस बार बढ़ी है और वो ये कि सरकार की तरफ से इंडिकेशंस इस तरह के हैं कि अगर जरूरत पड़ी, अगर आवश्यकता महसूस होती है तो प्रधानमंत्री इंटरवीन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जब बहस चल रही होगी उस दौरान अपनी बात सामने रख सकते हैं। तो सीधे तौर पर एक कहा जाए कि एक ऑफर सरकार की तरफ से है कि अगर जरूरत है, अगर विपक्षी पार्टियों को शायद इस बात से संतोष हो कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर स्वयं बोलेंगे, तो अब वो सरकार करने को तैयार है। लेकिन जो ओरिजिनल जो शर्त है, जो पहली जो शर्त है, खासतौर पे कांग्रेस और वाम दलों की, उस शर्त सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए आपका। तो आज सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई है। कांग्रेस ने भी इसके पहले अपनी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है। दोनों ही अपने अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन देखना होगा कि अगर इस बैठक में प्रधानमंत्री दखल देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उससे आगे की राह संसद में कामकाज को लेकर कितनी आसान होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जीएसटी बिल पारित कराने में बाधा डाल रही है। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने कांग्रेस के जीएसटी बिल में खास बदलाव नहीं किया है। बिल में सिर्फ उत्पादक राज्यों और खपत वाले राज्यों के बीच आम राय बनाने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में कांग्रेस की 8 आपत्तियों का सिलसिलेवार जवाब दिया। जीएसटी को अगले साल से लागू करने का प्रस्ताव है। बिल लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी इस पर रिपोर्ट दे चुकी है। बिल में संशोधनों को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने वित्त मंत्री के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ललित मोदी और व्यापम विवाद अभी थमा भी नहीं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी शासन के दौरान क्रिकेट एसोसिएशन को आवंटित जमीन में सत्ता के दुरुपयोग का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर पर प्रदेश के राजस्व को 100 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। जिसके बाद बीजेपी अपने नेता के बचाव में उतर आई, तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। कांग्रेस ने अब हिमाचल प्रदेश में जमीन आवंटन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने दोनों पर गैरकानूनी तरीके से सार्वजनिक जमीन से लाभ कमाने के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दस्तावेज पेश करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की जमीन को महज 1 रुपये प्रति महीने पर लीज पर दिया गया, जबकि राज्य सरकार का नियम है कि जमीन प्रतिवर्ष 94 लाख रुपए पर लीज दी जाएगी। 100 करोड़ का एक घोटाला हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार को मिनिमम 100 करोड़ मिलना चाहिए, पर मिलेगा हर साल 12 रुपया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि धर्मशाला में भूमि का आवंटन बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से लोकसभा सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। प्रधानमंत्री जो बार बार कहा करते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये भविष्य के लिए लागू होगा कि इसका कोई भूत प्रभावी असर भी होगा? उधर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे और बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के आरोपों को आधारहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि जमीन बीसीसीआई को दी गई है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं।
देखिए, कांग्रेस का दिवालियापन इससे नजर आता है कि एक के बाद झूठा आरोप और मनगढ़ंत आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी क्रिकेट संघ को जमीन दी गई तो मुझे व्यक्तिगत तो नहीं दी गई, उसके 85 सदस्य होंगे और वो एक संस्था है, उसको दी गई है। बीजेपी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर का बचाव किया है। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 11 साल से ये मामला अदालत में है। अगर कांग्रेस इस मामले पर गंभीर है तो उसे अदालत जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने दिल्ली में कल विरोध प्रदर्शन किया। उसने आम आदमी पार्टी पर चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने दागी विधायकों को बचाने के लिए अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। मजबूत लोकपाल के मुद्दे पर दिल्ली की सत्ता हासिल करने में कामयाब रही आम आदमी पार्टी अब इसी मुद्दे पर विरोधी दलों के निशाने पर है। कांग्रेस ने दिल्ली में लोकपाल नियुक्त करने की मांग को लेकर सभी जिलों में प्रदर्शन किया। उसका आरोप है कि आम आदमी पार्टी अपने दागी विधायकों को बचाने के मकसद से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है। इनके 29 विधायकों के खिलाफ हमने गत महीना हम लोगों ने लोकायुक्त कार्यालय में कंप्लेंट करी है और ये लोग डर रहे हैं कि उनकी कंप्लेंट के ऊपर अगर निष्पक्ष लोकायुक्त बन गया तो ये 29 के 29 विधायकों की विधायकी भी जाएगी और ये जेल में जाएंगे। जो ये लोगों ने कहा ठीक उसका उलट करते हैं, चाहे वो पार्टी संगठन, पार्टी के इश्यूज की बात हो, चाहे लोकपाल का मसला हो। कांग्रेस के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जल्द ही दिल्ली के लिए विधानसभा में मजबूत लोकपाल का विधेयक लेकर आएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार एक कड़े कानून के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगामी सत्र में जन लोकपाल बिल को अपनी प्रक्रिया से गुजार कर विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा। 49 दिन की अपनी पिछली सरकार के दौरान केजरीवाल उपराज्यपाल की इजाजत के बिना जन लोकपाल बिल पेश करना चाहते थे। कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल के उस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए विरोध किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बात मौसम के बिगड़े हालात की। लगातार बारिश और बाढ़ ने देश के लगभग आधे राज्यों में हालात बिगाड़े हुए हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ से बुरी तरह पीड़ित गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मणिपुर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई है। वहीं 80 लाख से ज्यादा लोग बदहाल हैं। लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाढ़ और भारी बारिश से मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है। आसमान से आफत की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर, गुजरात और राजस्थान में इस वक्त हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। तूफान कोमेन के असर से पश्चिम बंगाल में बारिश लगातार जारी है। यहां अब तक कम से कम 48 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 12 जिलों के 36 लाख लोग बाढ़ से बेहाल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में बाढ़ की स्थिति काबू से बाहर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता बनर्जी को फोन करके हालात की जानकारी ली। वहीं मणिपुर में भूस्खलन से 23 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा ओडिशा में बाढ़ से 6 लोग मारे गए हैं। यहां बारिश रुकने से अब हालात में कुछ सुधार आया है, लेकिन 3 दिन तक हुई लगातार बारिश ने तमाम चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। वेस्ट बंगाल में हमारी 9 टीमें लगी हैं। आज ही सुबह 2 टीमें हमने बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में भेजा, जहां पे बारिश के कारण वाटर लॉगिंग की स्थिति आ गई। मणिपुर की स्थिति में कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज आए हैं। वहां पे एक जगह है जो एक गांव है, उस गांव में ये बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड के कारण गांव पूरा बह गया है और वहां पे लगभग 12 घरें हैं और उसमें 20 लोगों के मरने की आशंका बताई जाती है। अफेक्टेड तो हुए थे 1,74,000 करीब, बट जो अभी 3 दिन पहले जो हुआ था दैट वाज द वर्स्ट सिचुएशन। दूसरी तरफ मॉनसून की बारिश गुजरात और राजस्थान में मुसीबत बनी हुई है। गुजरात में आई बाढ़ में अब तक 40 लोग मारे गए हैं। यहाँ 14 जिलों के 40 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। जानवरों पर भी बारिश कहर बनकर टूटी है। सिर्फ बनासकांठा और पाटन जिले में 16,000 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में झालावाड़, सिरोही, बाड़मेर, डूंगरपुर
और जालौर में बाढ़ का सबसे ज्यादा बुरा असर है। प्रदेश में 28 लोगों की मौत की खबर है। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात हैं और तमाम चुनौतियों के बीच लोगों को बचाने की मुहिम में लगी हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पड़ोसी मुल्कों में भी बारिश का कहर कम नहीं है। भारी बारिश से म्यांमार और पाकिस्तान में भी भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने मरने वालों की तादाद में और इजाफा होने की आशंका जाहिर की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बारिश और उसके बाद आई बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। बाढ़ की ये तस्वीरें पड़ोसी देश म्यांमार और पाकिस्तान की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से लाखों लोग पीड़ित हैं। म्यांमार सरकार ने देश के 4 इलाकों में आपातकाल का ऐलान किया है। राहत और बचाव काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हालांकि बाढ़ का पानी बढ़ने से राहत और बचाव के काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश के 12 राज्यों के करीब 1.5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। लाखों लोग पलायन को मजबूर हैं। काइन और मौन राज्य के साथ साथ बागो इलाकों में 31 राहत केंद्र खोले गए हैं। करीब 4 लाख एकड़ से ज्यादा में खड़ी धान की फसल तबाह हो चुकी है। बाढ़ से मकान, रेलवे लाइन, पुल और सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से सहायता और राहत कर्मियों को बाढ़ पीड़ित इलाकों में पहुंचने में दिक्कत हो रही है। रविवार को राष्ट्रपति यू थीन सिंह ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। वहीं दुनिया भर से म्यांमार को मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन राहत और बचाव के कामों में लगे हैं। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रवक्ता पियर पेरो के मुताबिक कुछ इलाकों में संपर्क बिल्कुल टूट गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वो बाढ़ग्रस्त इलाके में खाद्य सामग्री, पानी और घर की समस्या का आकलन करने के लिए आपात दल भेजेगा। इधर पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ है। वहीं पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे दिखाएंगे सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी एनएसए के बीच 23 और 24 अगस्त को वार्ता हो सकती है। पाकिस्तान ने भारत से इन तारीखों का प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने 163 भारतीय मछुआरों को रिहा भी किया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। रूस के उफा में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों में बनी सहमति पर आगे बढ़ते हुए दोनों देश इस महीने वार्ता की मेज पर हो सकते हैं। दोनों देशों के एनएसए 23 और 24 अगस्त को दिल्ली में मिल सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने वार्ता को लेकर भारत से प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने अभी इन तारीखों पर सहमति नहीं दी है। वार्ता के प्रस्ताव के बीच पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की वारदातों में बढ़ोतरी भी हो रही है। पाकिस्तानी फौज ने बीती रात जम्मू, राजौरी और पुंछ में अग्रिम चौकियों पर फायरिंग की। सेना ने भी फायरिंग का पूरा जवाब दिया। सीमा पार से पिछले कुछ दिनों से रोज फायरिंग की जा रही है। शनिवार को भी पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में भारत की 23 अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की। जुलाई में पाकिस्तान 18 बार संघर्ष विराम तोड़ चुका है। एनएसए स्तर की वार्ता में भारत संघर्ष विराम उल्लंघन और गुरदासपुर में आतंकी हमले का मामला उठाएगा, लेकिन विपक्षी दल वार्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब तक भारत सरकार ये सुनिश्चित न करा ले पाकिस्तान से कि वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, जब तक ये सुनिश्चित न करा ले कि वो हमारी सीमाओं की अतिक्रमण नहीं करता, मैं समझता हूँ ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तब कहते थे कि गोलियों की आवाज
और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान अपने रुख पर अडिग है। लगता है भारत सरकार ने अपना रुख बदल दिया। इस बीच पाकिस्तान ने कराची की जेल में बंद 163 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। रिहा किए गए मछुआरे वाघा के रास्ते आज भारत पहुंच रहे हैं। उफा में दोनों देशों के मछुआरों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू में एम्स की स्थापना को लेकर बंद 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। एम्स समन्वय समिति ने कल ये फैसला लिया। इसके बाद प्रशासन ने भी धारा 144 की मियाद बढ़ा दी है। जम्मू इलाके में शुक्रवार से हड़ताल जारी है। इस दौरान जगह जगह हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। आंदोलनकारियों ने कई सड़कों को जाम कर रखा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़पें भी हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट जो हमारा राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। जम्मू की जनता दुखी है और वो प्रोजेक्ट कर रही है अपनी डिमांड। जब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फुलफिल नहीं करती तब तक हम इसको एजिटेट करेंगे। पुणे के राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के हड़ताली छात्र आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। छात्र पिछले 52 दिनों से चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से छात्र मार्च शुरू करेंगे और संसद की तरफ बढ़ेंगे। हड़ताली छात्रों को कई और संगठनों का समर्थन मिलने की उम्मीद भी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय साफ कर चुका है कि हड़ताल खत्म होने के बाद ही छात्रों से बात होगी। 3 जुलाई को छात्रों और सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली के बीच वार्ता बेनतीजा रही थी। पिछले शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पुणे में हड़ताली छात्रों से मुलाकात की थी। रिजर्व बैंक कल मौद्रिक नीति का ऐलान करने वाला है। इससे पहले उद्योग जगत ने ब्याज दरों में कटौती के लिए दबाव बनाया है, जबकि जून में खुदरा महंगाई बढ़ी है। वहीं थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति अभी भी नकारात्मक बनी हुई है। जुलाई में मानसून बेहतर रहा है। बावजूद इसके अभी भी कम बारिश के अनुमान के मद्देनजर फसलों की पैदावार पर असर पड़ने की आशंका बरकरार है। ऐसे में रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में बदलाव आसान नहीं होगा। खुदरा महंगाई में गिरावट के संकेत नहीं दिखने के बीच रिजर्व बैंक के सामने चालू वित्त वर्ष में दूसरी बार नीतिगत दरों में कटौती का मुश्किल विकल्प है। उद्योग जगत की दलील है कि थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 0 से नीचे है और ईरान परमाणु समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी कमी आई है। इससे आरबीआई उद्योग जगत की मांग को पूरा कर सकता है। वहीं मई में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर सिर्फ 2.7% रही, जबकि अप्रैल में ये 3.4% थी। इससे भी आरबीआई की कल होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में दरों की कटौती की उद्योग जगत की मांग को बल मिला है। The industry is hoping that the RBI governor will be giving a push to the growth and the repo rate will be reduced in this forthcoming policy at least by 25 basis points. हालांकि ब्याज दरों में कटौती के लिए आरबीआई की नजरें खुदरा महंगाई दर पर रहती हैं। जून में रिटेल महंगाई दर 5.54% के साथ पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है। साथ ही कम मॉनसून के अनुमान अब भी बरकरार हैं। ऐसे में आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती करना आसान नहीं होगा। It will be perhaps a very conservative approach. Maybe if you see, RBI was predicting about 6% increase in inflation, which has been 5.2 to 5.4%. If still they want to be very conservative, obviously it will have adverse impact on industry or infrastructure growth or economic development. 2 जून को आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.25% की तीसरी बार कटौती की थी, लेकिन सीआरआर और एसएलआर में कोई कटौती नहीं की थी। अब देखना ये है कि कल रघुराम राजन बाजार को हैरान करते हैं या सतर्क फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला कभी भी सुना सकता है। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कानूनी क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस फैसले का असर जजों की नियुक्तियों के अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों को भी एक नई दिशा देगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़े मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद अब सभी को फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कानून मंत्री को शामिल करने को लेकर हैरानी जताते हुए कहा कि न्यायपालिका में आखिरकार
कार्यपालिका दखल क्यों बढ़ाना चाह रही है। न्यायमूर्ति JS केहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि किसी भी देश में जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका नहीं बढ़ रही तो भारत अलग रास्ते पर क्यों चल रहा है। कोर्ट के इस राय से पूर्व कानून मंत्री इत्तेफाक नहीं रखते। देश के कानून मंत्री जो सरकार और लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज़ उस प्रोसेस में पुरजोर सुनाई दी जाए, ये ज़रूरी है। बुनियादी सैद्धांतिक बात यह है कि जुडिशरी का रोल प्राथमिक होना चाहिए, वो आज भी है। लॉ मिनिस्टर का रहना ये माना जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर सकता है लॉ मिनिस्टर, क्योंकि लॉ मिनिस्टर को ही जानकारी होती है उस क्षेत्र की। और लॉ मिनिस्टर बाहर से असिस्ट करे प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर असिस्ट करे, वो फिर हम लोगों के सिस्टम्स का मामला है, वो देखते हैं उसमें कोर्ट क्या फैसला करेगा। कॉलेजियम सिस्टम से चुने गए कई पूर्व जज भी कॉलेजियम की व्यवस्था को असफल बताते हैं। It were the judges themselves that usurped to themselves a power which was not there in the Constitution. Now, having violated the Constitution by a judicial authority themselves, they did try and improve the judicial system, as it were. इस मामले में बहस के दौरान जिस तरह के मुद्दे उठे, उसे देखकर जानकार मानते हैं कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों को एक नए आयाम पर लेकर जाएगी। ये जो NJAC जो एक्ट बना है, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। उस हालत में वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं। केंद्र ने कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जज ही जज की नियुक्ति करते थे, लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज, कानून मंत्री और 2 नामचीन हस्तियां होंगी और ये ही लोग जजों की नियुक्ति करेंगे। ऐसे में इस मामले का नतीजा जो भी आए, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले पर सबकी नजर है। सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा तो इससे जाहिर हो जाएगा कि आने वाले वक्त में देश की उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों की प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही साथ ये भी फैसला होगा कि क्या वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम ही जारी रहेगा या फिर इसकी जगह संसद से पास NJAC एक्ट आ जाएगा। जानकार मानते हैं कि इस फैसले से संसद और न्यायपालिका के संबंधों को भी नए तरीके से परिभाषित किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। खबरें खेल के मैदान से। श्रीलंका से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम आज रवाना हो रही है। इस दौरे में दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट मैच होंगे। पहला मैच 12 अगस्त से गाले में खेला जाएगा। इससे पहले 6 से 8 अगस्त तक भारतीय टीम वार्म अप मैच खेलेगी। आज सावन का पहला सोमवार है। देश भर के मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिरों में भगवान शंकर की विशेष पूजा हो रही है। कांवड़िए शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आज सर्वदलीय बैठक, संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार। सरकार ने की सहयोग की अपील। कांग्रेस तीनों आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे पर कायम। जीएसटी बिल पर सरकार और कांग्रेस आमने सामने। वित्त मंत्री का बाधा डालने का आरोप। कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। बाढ़ और भारी बारिश से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान में 80 लाख से ज्यादा पीड़ित। केंद्र ने दिया मदद का भरोसा। 23 और 24 अगस्त को दिल्ली में मिल सकते हैं भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पाकिस्तान ने की प्रस्ताव मिलने की पुष्टि। सीमा पार से सीजफायर का उल्लंघन जारी। श्रीलंका दौरे के लिए आज रवाना हो रही है टीम इंडिया। 3 टेस्ट की सीरीज। 12 अगस्त को गाले में पहला टेस्ट। महिला रिकर्व टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल।